हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर टारगेट में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्णमाला के अंतर्गत स्वर के बारे में। हमने कल स्वर का काफी डिटेल से अध्ययन किया, क्योंकि हमने वर्णमाला के जो 52 वर्ड हैं, वर्णमाला के जो 52 वर्ड हैं, हमने उनको कई भागों में बांटा था। सबसे पहले जो था हमारा स्वर, जिसकी संख्या थी 11। उसके बाद था व्यंजन, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, आयोगवाह 2, उसके बाद जो लास्ट हमारा था उच्छित या द्विगुण व्यंजन। उच्छित या द्विगुण व्यंजन कितने थे? 2। तो पिछली क्लास में हमने स्वरों के बारे में काफी डिटेल से अध्ययन किया। आई होप वो चीजें आपको काफी अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो आज का जो हमारा मेन टारगेट होगा वो होगा ये पार्ट 2, यानी कि व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आयोगवाह और उच्छित या द्विगुण व्यंजन। आज हम इतनी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यंजन और संयुक्त व्यंजन की। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। व्यंजन यानी कि 33 और संयुक्त व्यंजन 4। तो अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन को हमने पुनः 3 भागों में बांटा है। व्यंजन के जो 33 वर्ड हैं हमने उनको पुनः 3 भागों में बांटा है। वो भाग कौन कौन से? पहला जो हमारा आता है वो होता स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। व्यंजन के अंतर्गत जो हमारा पहला भेद आता है वो होता है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। जो दूसरा हमारा आता है वो होता है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और जो तीसरा हमारा आता है वो होता है उष्म व्यंजन। तो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये तीनों जो व्यंजन है, ये तीनों व्यंजन मिला के संख्या कितनी होती है? 33। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला है यह है संयुक्त व्यंजन, जिसकी संख्या कितनी है? 4। तो बात करेंगे स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन क्या होता है? कल हमने पढ़ा था उच्चारण के स्थान पे जब हम किसी ध्वनि का जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में हमारे मुख से कुछ हवा निकलती है। जो हवा निकलती है वो किसी विशेष स्थान को टच करती है, इंपैक्ट करती है, प्रभावित करती है। उसके बेस पे हमने जो हिंदी के वर्ड हैं, जो व्यंजन हैं, हमने उनको क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे का वर्ग की। का वर्ग मीन्स होता है कि का, खा, गा, घा, अंगा। का के अंतर्गत जो 5 वर्ड आते हैं हम उसको कहते हैं का वर्ग। उसी तरह चा वर्ग। चा वर्ग मीन्स चा, छा, जा, झा, इया। उसी प्रकार टा वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें 5 वर्ड आते हैं, 5 वर्ग आते हैं। कौन कौन से हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये सब वर्ग में है। वर्ग में एक समूह में पूरा समूह है, इसीलिए इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अगर हम बात करें उच्चारण के स्थान पे इनका कौन सा स्थान है, तो जो का वर्ग आता है इनका जो उच्चारण स्थान है यह होता है कंठ। कल हमने बताया था कंठ मीन्स जो होता है गला, यानी कि ये वाला पोर्शन। कंठ के बाद जो हमारा आता है, कंठ के ऊपर तालु आता है। तालु के बाद हमारा मूर्धन्य आता है, मूर्धा आता है। मूर्धन्य के बाद हमारा दंत आता है, दंत के बाद ओष्ठ आता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा और चित्र में काफी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो बात करेंगे का वर्ग की। जो का वर्ग है वो कैसे वर्ड है? कंठ वाले वर्ड हैं। इनका उच्चारण करने पे जो हवा इंपैक्ट करती है वो स्थान कौन सा है? गला है। इसीलिए का वर्ग क्या है? कंठ। चा वर्ग की बात करें तो चा, अगर हम इसका उच्चारण करते हैं चा, छा, जा, जा, झा, इया, तो जो ये इंपैक्ट कर रहा है ये कहां कर रहा है? तालु पे कर रहा है। तो इसीलिए ये जो चा वर्ग है ये कैसे है? तालव्य वाले वर्ड हैं। अगर टा की बात करें तो टा वर्ग जो होता है ये मूर्धन्य होता है। तालु के ऊपर का जो स्पेस हम उसको मूर्धन्य कहते हैं। तो टा वर्ग जो होता है मूर्धन्य होता है। अगर हम इसका उच्चारण करें टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, तो इस तरह से पता चलता है कि जो टा वर्ग है वो कैसे? मूर्धन्य है। अब हम बात करेंगे ता। अगर ता वर्ग के वर्णों का हम उच्चारण करें तो जो इंपैक्ट पड़ रहा है वायु का वो किस पे पड़ रहा है? हमारे दांतों पे पड़ रहा है, हमारे तीत पे पड़ रहा है। इसीलिए ता वर्ग जो होता है ये कैसे है? उच्चारण के स्थान पे दंत वाले। अगर हम इसका उच्चारण करें तो ता,
था, दा, धा, ना। तो जो वायु का इंपैक्ट पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? हमारे दांतों पे पड़ रहा है। पा की बात करें तो पा वर्ग के जितने भी वर्ड हैं इनके उच्चारण पे जो इंपैक्ट पड़ता है वायु का वो किस पे पड़ता है? हमारे ओष्ठ पे पड़ता है, यानी कि ओठ पे पड़ता है। तो अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो पा फा इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? हमारे लिप्स पे पड़ रहा है, हमारे ओठ पे पड़ रहा है। इसीलिए जो पा वर्ग होगा वो कैसा होगा? ओष्ठ होगा। अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन है जो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में स्थित होते हैं, हम उनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आने वाले 4 वर्ड कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा ये कैसे है? ये अंतस्थ व्यंजन है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और जो हमारे स्पर्श या वर्गीय व्यंजन ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं तो उसमें मोस्टली आते हैं हमारे कौन से? या, रा, ला, वा। अगर हम बात करें या और वा की तो या और वा वर्ड हम इनको अर्धस्वर भी कहते हैं, हम इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर क्या होता है? अर्धस्वर वो होते हैं जिनका प्रयोग कभी स्वर में और कभी व्यंजनों में किया जाता है, जिनका प्रयोग कभी स्वर और व्यंजनों में किया जाता है, हम उनको क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। कौन कौन से? या और वा को। अब अगर हम बात करें रा को हम लुंडित व्यंजन भी कहते हैं, लुंडित या प्रकंपित। अगर रा का हम उच्चारण करें तो जो वायु होता है इसमें हमारी जिह्वा जो होती है ये लुढ़क जाती है, फिसल जाती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रा को लुंडित। अगर हम बोले रा तो जो हमारी जिह्वा है वो क्या होती है? लुढ़क जा रही है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लुंडित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन क्यों कहते हैं रा को? क्योंकि रा का उच्चारण करने पे जो हमारी जीभ होती है, जो हमारी जिह्वा होती है ये वाइब्रेट करती है, रा वाइब्रेट करती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। अगर ला की बात करें तो ला वर्ड का अगर हम उच्चारण करें तो जो हमारे जीभ है, जीभ के साइड में उसके पार्ट्स में वायु निकल जाती है, सीधे उसको टच करते हुए हमारी वायु जो होती है सीधे निकल जाती है, इसीलिए हम इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ला को पार्श्विक भी कहते हैं। अगर ला का उच्चारण करें ला तो जीभ के साइड से जो वायु है वो सीधे निकल जाती है उसको टच करते हुए उसके बगल से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। अगर हम इसके उच्चारण स्थान पे बात करें, उच्चारण स्थान के आधार पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन में इसमें जो वर्णों की संख्या है, जो कॉलम है, ये 5 है। ये 5 आपको दिख रहा होगा, बट आपको अंतस्थ व्यंजन में इनकी संख्या 4 दिख रही है। तो अगर हम इसका जो पहला है का वर्ग है, का वर्ग को अगर हम ढक ले, का वर्ग को अगर ढक लेते हो तो कितने बचते हैं? 4 बचते हैं। तो का वर्ग को ढकते हुए जो 4 बचते हैं, 4 के सामने हम जस्ट इसको लिख देंगे जो हमारे या, रा, ला, वा है। चा वर्ग के सामने या, टा वर्ग के सामने रा, ता वर्ग के सामने ला और पा वर्ग के सामने वा। इसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे, ऊपर जो का वर्ग है इसके सामने वाला जो हिस्सा है हम इसको छोड़ देंगे, सामने वाला हिस्सा हम इसको छोड़ देंगे। कौन? कंठ वाला हिस्सा छोड़ देंगे। तो बाकी जो बचते हैं जैसे कि चा वर्ग तालु, तो या वर्ग भी क्या होता है? तालब होता है, तालु होता है। और टा वर्ग मूर्धन, तो रा वर्ग भी मूर्धन, क्योंकि इसके सामने है दोनों, इसलिए ये उसी के जैसे हो जा रहा है। ऐसा होता नहीं, ये लॉजिक है, याद करने का एक ट्रिक है ताकि आपको काफी लंबे समय तक ये याद रहे, इसीलिए बताने का मतलब बस यही है। चा वर्ग जो है वो कैसा? तालु है। या वर्ग तालब, टा वर्ग मूर्धन, रा मूर्धा, ता वर्ग दंत और ला वर्ग दंत। तो अगर हम बात करें लास्ट वाले की तो पा वर्ग जो हमारा ओष्ठ होता है, बट जो वा वर्ग है हमारा ये क्या है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब होता है दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों मिलके क्या बने हैं? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब होता है दंत प्लस ओष्ठ, मतलब इस वर्ड के उच्चारण में जो वायु इंपैक्ट करेगा वो किस पे करेगा? दांत पे करेगा और हमारे ओंठों पे करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। इसके सामने वाला तालु ये है तो तालु ये भी, मूर्धन मूर्धन ये भी, दंत ये भी, दंत ये भी है। अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे उसमें व्यंजन की। उसमें व्यंजन क्या होता है?
जिन व्यंजन के उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमारे जो वायु है, जो मुख से जो वायु निकलती है, वो किसी विशेष स्थान पर रगड़ खाए, घर्षण खाए और उससे उष्मा या गर्मी उत्पन्न हो, हम उसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो किसी विशेष स्थान पे घर्षण या रगड़ खाए और उस घर्षण या रगड़ से उस स्थान पे गर्म महसूस हो या उसमें उष्मा महसूस हो, उस व्यंजन को हम क्या कहेंगे? उष्म व्यंजन। उस व्यंजन को हम कहेंगे उष्म व्यंजन। इसके अंतर्गत हमारे 4 वर्ड आते हैं। कौन कौन से? सा, बड़ा सा यानी कि तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और कंठ या काकल। तो इसी तरह से ये इसके सामने लिखा हुआ, तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि तालब यहां भी है, तालुब यहां भी है, तो ये भी तालब है। मूर्धन्य यहां भी है तो मूर्धन्य ये भी है। ला दंत है तो सा भी दंत है। इसके सामने ऐसे लिखेंगे ताकि हमको याद रख पाने में आसानी हो। जो लास्ट हमारा हा पड़ता है, हा कैसा वर्ड है? कंठ या काकल। कंठ या काकल हा। और जो ये कौन सा है? दंत सा, ये मूर्धन्य सा, ये बड़ा सा। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, 2 व्यंजनों के मेल से इस व्यंजन का निर्माण हुआ है, इसीलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि छा, छा फॉर छतरी, इसका निर्माण कैसे हुआ है? का प्लस मूर्धन्य सा से। का प्लस मूर्धन्य सा से इसका निर्माण हुआ है। किसका? छा का। तो ये जो 4 वर्ण हैं, छा, त्रे, ज्ञा और स्रा, छा, त्रे, ज्ञा और स्रा, ये कैसे वर्ण है? संयुक्त व्यंजन है। ये कैसे वर्ण है? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? छा, त्रे, ज्ञा और स्रा। छा कैसे बना है? का प्लस सा से छा बना है। ता प्लस रा से त्रा बना है। जा प्लस इया से ज्ञा बना है। सा प्लस रा से क्या बना है? स्रा बना है। अगर हम इसके उच्चारण स्थान की बात करें तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो का वर्ग है, जो का वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हम चलेंगे स्पर्श वर्गीय व्यंजन में, तो का स्थान है कंठ, तो का स्थान कौन सा है? कंठ। और ये क्या इसका उच्चारण के स्थान पे कौन सा प्लेस है? तो ये है मूर्धन्य, ये है मूर्धन्य। तो कंठ प्लस मूर्धन्य, इसका उच्चारण स्थान पे इसका ये प्लेस होगा, कंठ प्लस मूर्धन्य। इसी तरह अगर हम त्रा की बात करें तो ता किस वर्ग का है? ता दंत, दंत और रा किसका है? मूर्धन्य। तो दंत और मूर्धन्य होगा ये, दंत प्लस मूर्धा या मूर्धन्य। अब बात करें ज्ञा की, तो ज्ञा में जा प्लस इया से मिलके बना है। तो जो जा है, जा कहाँ का है? जा तालब, जा हमारा तालब या तालु, और इया किसका? वो भी उसी का है, तो तालब, ये तालब हो जाएगा। दोनों तालु हो तो तालब। तो सा प्लस रा, तो सा तालब और रा मूर्धन्य, तो तालु और मूर्धन्य। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम बात करें कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद क्या आता है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद क्या आता है, ता के बाद क्या आता है, तो हम यहां से भी उसका आंसर दे सकते हैं कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद छा आता है, ता के बाद त्रा आता है, जा के बाद ज्ञा आता है और सा के बाद स्रा आता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि का के बाद हिंदी शब्दकोश में का के बाद क्या आता है? छा आता है, ता के बाद त्रा आता है और जा के बाद ज्ञा आता है और सा के बाद स्रा आता है। और बाकी जो वर्ड है उनका स्थान वैसे है जैसे हिंदी डिक्शनरी में है वैसे है। अगर हम इससे कुछ और भी क्वेश्चन इकट्ठा करने की कोशिश करें तो इसमें हमारे क्वेश्चन और भी बनते हैं कि जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ग का, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनके वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, 5वां वर्ण होता है, हम इसको पंचमाक्षर या नासिक कहते हैं। हम इनको पंचमाक्षर या नासिक कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है हम उसको पंचमाक्षर या नासिक कहते हैं। अब हम बात करेंगे आयोगवाह और उच्छित या द्विगुण व्यंजन की। तो अगर आयोगवाह की बात करें तो आयोगवाह के अंतर्गत वो ध्वनियां आती हैं जिनको ना तो स्वर में रखा गया है और ना ही व्यंजन में रखा गया है। आयोगवाह वो वर्ण होते हैं जिनको ना तो
स्वर में रखा गया है और ना ही व्यंजन में रखा गया है। इनके अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ड आते हैं। इनके अंतर्गत अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ड आते हैं। अयोगवाह की संख्या 2 होती है, हमने पहले जाना इसको। अयोगवाह जो होते हैं ये ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। इनके जो 2 वर्ड होते हैं ये कैसे होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग वाले होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग। अगर हम अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार हमारा कौन सा वर्ड होता है? ये हमारा हो गया अनुस्वार। आ के ऊपर बिंदी, ये क्या है? अनुस्वार। अब विसर्ग की बात करें तो आ के बाद जो 2 बिंदी होता है इसको हम कहते हैं विसर्ग। ये हमारा अनुस्वार है और ये विसर्ग है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो आ के ऊपर 4 बिंदी है ये क्या होता है? तो ये होता है अनुनासिक। अनुनासिक को अयोगवाह में नहीं रखा गया है, इसे हिंदी में कोई प्रमाणिक नहीं मिला है, तो इसको हम कहते हैं अनुनासिक। ये हमारा कैसे वर्ड है? अनुनासिक। इसको हिंदी में इसको प्रमाण नहीं मिला है। और ये क्या है? अनुस्वार और ये विसर्ग। तो अयोगवाह के अंतर्गत 2 वर्ड अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक को हिंदी में कोई जगह नहीं मिली है। अब बात करेंगे उच्छित या द्विगुण व्यंजन की। तो उच्छित या जो 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से वर्ड होते हैं? उच्छित या द्विगुण व्यंजन, ये डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, ये क्या होता है? उच्छित या द्विगुण व्यंजन। उच्छित या द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो ढा होता है, डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी। तो यहाँ पे हमारा व्यंजन कंप्लीट होता है। अगर हम कुछ अन्य तथ्यों की बात करें, तो का, गा, जा, फा, का, गा, जा, फा, ये जो ध्वनियां हैं ये अरबी फारसी भाषा की ध्वनियां हैं। अरबी फारसी भाषा की ध्वनियां हैं। का, गा, जा, फा, ये कैसे हैं? अरबी फारसी भाषा की ध्वनियां हैं ये। अगर हम बात करें कि हिंदी का जो अप्रमाणिक व्यंजन है वो कौन है? हिंदी का अप्रमाणिक व्यंजन कौन सा है? हिंदी का अप्रमाणिक व्यंजन खा, ये हिंदी का अप्रमाणिक व्यंजन है। अगर हम बात करें हिंदी का सबसे नवीन स्वर कौन सा है? नवीन स्वर, हिंदी के नवीन स्वर तो वो है अ और औ। नवीन स्वर अ और औ। उच्छित या द्विगुण व्यंजन ये तो आपको बता दिया हमने, ये हमारे उच्छित या द्विगुण व्यंजन है। उच्छित या द्विगुण व्यंजन नवीन स्वर अ और औ। अगर हम बात करें हिंदी का अपना विराम चिन्ह क्या है? हिंदी का अपना विराम चिन्ह, हिंदी का अपना विराम चिन्ह क्या है? तो वह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ये क्या है? पूर्ण विराम, हिंदी का अपना विराम चिन्ह। हिंदी का अपना विराम चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम। अगर हम बात करें जो चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा, जो चा वर्ग हमारा है, हम चा वर्ग को क्या कहते हैं? जो चा वर्ग है इसको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जो चा वर्ग है, क्योंकि इसके उच्चारण में हमको काफी अधिक संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अगर हम बात करें जा और झा की, जा और झा, तो जा और झा को हम कठोर वर्ड कहते हैं। कठोर वर्ड या व्यंजन, कुछ भी कह लीजिए, वर्ड या व्यंजन, कठोर व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में काफी ज्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं?
कठोर व्यंजन कहते हैं, जा और झा को। तो इतनी सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और ये हमारा जो वर्णमाला का जो टॉपिक था ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, और उसी के साथ पढ़ेंगे संयुक्त और द्वितीय व्यंजन के बारे में। ये जो चारों पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम कल काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि फिर कभी आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा है कि इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।